हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत ही वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो लाइट से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में, आगे हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी अच्छे से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है हमारा परावर्तन। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, या फिर इसको हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन आखिर होता क्या है? तो जब भी क्या होता है, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे एक मीडियम पे आके टकराती है। देखिए, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे अगर कोई लाइट आके इस सरफेस से टकराएगी तो जिस मीडियम से ये गई है उसी मीडियम पे ये रिटर्न लौट आएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसको हमने ए बी कहा और ये हमारा सी है, तो यहाँ ए और बी को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो बी सी होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या होगा, बी से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम कह देते हैं नॉर्मल, या हिंदी में अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है, इसके बीच जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं? इस एंगल को हम θ1 नाम दे देते हैं। जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके और नॉर्मल के बीच बनने वाले को हम θ2 नाम दे देते हैं। तो याद रखिए कि θ1 क्या चीज़ है? θ1 है आपका θ1 इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, जबकि θ2 क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो परावर्तन की घटना में क्या होती है, पहला तो आप बहुत ही अच्छे से याद रखें कि लाइट जब भी एक मीडियम से जाती है और उसी मीडियम पे रिटर्न लौट आती है तो इस प्रोसेस को हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों ही एक ही प्लेन पे होते हैं, माने एक ही मीडियम पे मौजूद होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये होता है कि परावर्तन में हमेशा ही इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब θ1 का जो एंगल बनेगा वो θ2 के एंगल के बिल्कुल बराबर ही होगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और यही कारण है कि हम किसी भी चीज़ को मिरर पे देख पाते हैं। मिरर पे देखने का मतलब होता है कि लाइट जब किसी चीज़ लाइट आती है और उस मिरर पे टकरा के हमारी आंखों पर जाती है तब हमें कोई चीज़ दिखाई देता है। तो कोई भी चीज़ दिखाई देने का कारण क्या होता है? परावर्तन ही होता है। तो इस तरह से हमने परावर्तन को जाना बहुत ही सिंपल वे में। अब हम आगे बात करेंगे अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन आखिर क्या होता है। दोस्तों, अब हम लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको हम रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन आखिर क्या होता है? तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी क्या होता है, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि लाइट जिस मीडियम पे जाती है रिटर्न उसी मीडियम पे लौट आती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन में लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे क्या करती है, वो इंटर करती है, तो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कह देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि ए बी, ठीक है, और बी के बाद यहाँ हम देखा सी, और सी से हमने यहाँ देखा डी। तो दोस्तों, यहाँ ए बी इंसिडेंट रे है, हमने बताया था। और इंसिडेंट रे जैसे ही एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर की, तो जैसे ही इंटर की तो क्या हो गया, वो अपने रास्ते से हट गई। उसको जाना होता है इधर, लेकिन वो अपने रास्ते से हट गई इधर। और वैसे ही बी सी को अगर मैं इंसिडेंट मानूँ तो बी सी को जाना था इधर, लेकिन वो चले गया उस तरफ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज कर रही है तो वो अपने रास्ते से क्या हो जा रही है? हट जा रही है। और इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में नॉर्मल मतलब अभिलंब खींचा था, यहाँ भी हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। अब अगर हम बात करें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल हम देख सकते हैं, ये रिफ्रैक्टेड हुआ है तो ये रिफ्रैक्टेड
रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसके रिलेटिव में ये रिफ्लेक्टेड है, जबकि इसके अगर मैं इसको इंसिडेंट मानूँ बीच वाले को, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमने रिफ्रैक्शन देखा। रिफ्रैक्शन का फिर से सिंपल महत्व मैं बता देता हूँ। लाइट एक से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से हट जाती है, इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन या अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, ये कोई ग्लास स्लैब है, तो कभी भी ग्लास को हम क्या मानते हैं, डेंसर मीडियम मानते हैं। और डेंसर मीडियम इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि नॉर्मल हवा मतलब एयर को अगर मैं मानूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, रेयरर मीडियम मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ वो हल्का सा झुक गई है। देखो नॉर्मल की तरफ झुक गई है, जबकि अगर मैं देखूँ कि इस ग्लास से मतलब डेंसर मीडियम से वापस से एयर मतलब रेयरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है। तो आप ये याद रखिए कि लाइट कभी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ, जबकि डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। और इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन कह देते हैं। इसका जो सिंपल से एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में हम बहुत बार देख चुके हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी गिलास में पानी भर लीजिए और ग्लास में पानी भर के अगर आप पेन या पेंसिल को डुबाते हैं तो वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आता है। क्यों टेढ़ा नज़र आता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन की क्रिया हो रही होती है। उसी तरह से हम देखते हैं आसमानों पे तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए हमें को नज़र आते हैं। कारण ये होता है कि जो तारों से जो रोशनी आ रही होती है हमारी आँखों तक, वो बीच बीच में कई सारे मीडियम को क्रॉस करके आती है। बीच बीच में हम देख सकते हैं कि तारे बहुत दूर होते हैं तो तारे से हमारी आंखों तक आने पर बीच में कई बार वो डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर, इस तरह से वो गति करती हुई आती है। इसीलिए वो अपना रास्ता बार बार बदलते रहती है और लाइट के रास्ते बदलने के कारण वो हमें टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। तो ये दो एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में बहुत बार देख चुके हैं। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन आखिर होता क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रिलेटेड है क्रिटिकल एंगल से। कैसे क्रिटिकल एंगल से, कि हमने जाना था क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि आपतन कोण के जिस मान के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल। तो आपने देखा था कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते जाते थे, रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता था। और एक ऐसा केस आता था कि इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाता था, तो इसे ही हम क्रिटिकल एंगल कहते थे। अब हम देखेंगे कि अगर हमने थोड़ा भी और बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से और ज़्यादा अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बढ़ा दिया तो ये जो लाइट है अगर थोड़ा भी अगर मैंने कर दिया तो लाइट अब क्या हो जाएगा, ये उसी मीडियम पे लौट आएगा जिस मीडियम से ये गया था। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से अगर और थोड़ा भी बढ़ा दिया आपने वैल्यू एंगल को, इंसिडेंट एंगल को, तो अब लाइट 90 डिग्री में रिफ्लेक्टेड ना होके वापस उसी मीडियम पे क्या हो जाएगी, लौट आएगी। अब इस घटना को हम कह देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या कहला गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या बोल सकते हैं जी, जब भी इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है अब वो उसी मीडियम पे वापस लौट आती है, मतलब वापस से हमें रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन देखने को मिलता है और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हम इस तरह से देखते हैं कि हम देखते हैं कि हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। तो हीरा इसलिए बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि हीरे को इस तरह से कट किया जाता है उसे बनाते समय कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सके, ताकि जो लाइट जब उसमें इंटर करेगी तो वो कई बार अंदर में टकराकर हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें वो चमकदार दिखाई देता है। उसी तरह से हमने देखा है कि गर्मियों के दिन में हम देखते हैं कि हमें जो सड़क है तो सड़क में पानी जैसा कुछ नज़र आता है, जबकि असलियत में वैसा कुछ होता नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं तो पेड़ का जो प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है कि ऐसे लगता है कि उसके नीचे पानी है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक भ्रम पैदा होता है हमें देखने में, तो ये घटना हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही कम समय में हमने इन चारों टॉपिक्स को कवर किया ताकि आप आसानी से समझ के अपने एग्ज़ाम पे इसे आसानी से नोट या लिख सकें।
तो दोस्तों इसी तरह के और भी कई सारे आसान वीडियोस हमारे चैनल पे है, आप जाके बारी बारी से उनको देखिए। और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे।